इस खास प्रोग्राम में आज जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। खास मेहमान या खास शख्सियत हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। साथ साथ जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, बिलखुसूस जम्मू सूबे के अंदर बैक टू बैक कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं। सिक्योरिटी इदारे कार्रवाइयाँ कर रही हैं, खुफिया इदारे अपनी जगह लगे हुए हैं। बैक टू बैक कुछ ऑपरेशन में जहाँ पर मिल्टन टू की भी हलाकत हुई, मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ तहकीकाती एजेंसियाँ सरगर्म हैं। वहीं पर अब तक पिछले 3 दिनों के दौरान फौज ने सबसे ज्यादा नुकसान वादी कश्मीर के जनूबी हिस्से से लेकर जम्मू सूबे के कठुआ जिले तक उठाया है। तफसीलात आपके सामने रखने से पहले ये भी बताते चलें कि जो भी इस प्रोग्राम में जो भी मेहमान अपनी आरा का इजहार करते हैं, अपनी बात रखते हैं, वो उनकी ज़ाती राय होती है। गुलिस्तान न्यूज़ का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। मगर हमारी कोशिश ये रहती है कि वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर के हालात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बारीकियों को देखते हैं, सिक्योरिटी के एतबार से या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को माजी में भी देख चुके हैं और दौरे हाजिर से भी गुजर रहे हैं, उन लोगों का ओपिनियन कम से कम आपके सामने रखा जाए और जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो भी रखें, हालात की सही अक्कासी हो। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है। आज सियासत से हटकर बात सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के अमूर पर होगी। और इससे पहले मैं आज के मौजू की तरफ जाऊं या अपने मेहमान के पास चलेंगे, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात भी आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे कि कैसे आज ओपिनियन थोड़ा बटा हुआ है इस सारी सूरत हाल पर। पॉलिटिकल पार्टी जरूर इस पर सियासत करती हुई नजर आएंगी, लेकिन दूसरी जानिब जो एक ईमानदार ओपिनियन के हम बार बार बात करते हैं, वो असल में है क्या या यहां से आगे मुस्तकबिल क्या है इन कार्रवाइयों के बाद जो आज के वक्त में बिलखुसूस जम्मू सूबे के अंदर चल रही है। आज इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले अपडेट आपको देते चलें कठुआ के अंदर, जहां पर 5 फौजी जवानों की जान गई और इसके बाद से ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कठुआ हमले के बाद सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तलाशी ऑपरेशन का दायरा वसी किया गया है। एलीट कमांडोज और इजाफी कंपनियां इस वक्त तैनात हैं। जम्मू, राजौरी, पुंछ, रियासी, सांबा अजला के अंदर हाई अलर्ट है। कुछ अजला जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल इनके साथ लगती है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। तो इस वजह से किसी भी सूरत में किसी भी एरिया के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस कोई कोताही बरतें या कोई हल्कापन नजर आए, उसका नुकसान उठाना पड़े, ऐसी सूरत हाल से बचने की तमाम कोशिशें की जा रही है मुख्तलिफ अजला के अंदर। शुमाली कश्मीर के अंदर जहां पर पिछले दिनों दरअंदाजी की कोशिशें हुई, इतलात हैं कि उन एरियाज के अंदर भी तलाशी कार्रवाइयां बढ़ी हैं, जो जराए अभी तक तस्दीक कर रहे हैं। इधर जम्मू सूबे के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा नजरें हैं, थोड़ी देर में आदाद शुमार भी आपके सामने रखेंगे। एक खबर है, ये जो अभी तक की सूरत हाल है आपके सामने हमने रखी है। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातें इस पर तजिया और तबसरा कर रही हैं, बात आपको बताएंगे। इससे पहले ओपिनियंस की तरफ जाएं, मेहमान का रुख करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए कहते रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकराती अमल जरूरी है, फौरी तौर पर बातचीत दोबारा से शुरू होनी चाहिए, लेकिन आज उन्होंने बयान थोड़ा पलट दिया। आज मुज़ाकरात के इस मामले पर एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यू टर्न लिया और कहा कि हमले रुकने तक मुज़ाकरात मुमकिन ही नहीं है। और आज सीधा सरहद पार एक वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश उनकी जानिब से हुई कि हालात की बेहतरी में पाकिस्तान का भी रोल है और पाकिस्तान जंगी जुनून को जब तक खत्म नहीं करता, इस तरफ भी आप तवक्को नहीं कर सकते कि यहां से कोई किसी भी किस्म का तोहफा दिया जाएगा या ये कहा जाएगा कि आइए हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। न सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मुल्क के कई अहम तरीन दिफाई तज्जिया निगार जो इस सारी सूरत हाल को बहुत करीब से देखते हैं, वो भी मानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश तो की जानी चाहिए, मगर कहीं पर भी ये ना महसूस हो कि भारत इन हमलों के बाद कहीं हल्कापन दिखा रहा है या कमजोर पड़ा है। ऐसी जवाबी कार्रवाई हो और वो मौसर हो। मुख्तलिफ सियासी जमातें भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिनने आज बयान बदला और आज इस्लामाबाद पर जोर दिया कि बातचीत के लिए आपको भी कोशिश करनी होगी, यहां से सिर्फ बयानात या बातें आप सुनकर इस बात पर खुश नहीं हो सकते कि हमने प्रेशर टैक्टिक्स इस बार अपनाई हैं तो हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला, इसके अलावा दिफाई तज्जिया निगार और साथ साथ दीगर सियासी जमातों के सीनियर अराकीन जो साबिक रियासती वज़रा रहे हैं, साबिक नायब वज़ीर आला रहे हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, आइए ओपिनियन जरा सुन लेते हैं इन तमाम एक्सपर्ट्स के। टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। कैसे बॉर्डर बदलेगा?
क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं, और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। बातचीत का रास्ता, देखिए बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है। बॉर्डर से आकर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का प्रहार होना चिंता का विषय तो है ही, लेकिन हमें अपने जवानों पर, सेना पर, सुरक्षा बलों पर विश्वास है जो कि विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हैं। जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा। मैं उन जवानों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि स्थानीय लोगों को भी सक्रिय रहना चाहिए। इस प्रकार के जब कुछ संदिग्ध लोग मिलते हैं तो उनके बारे में पुलिस को भी खबर रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं है, देश पर हमला है। यह तो बहुत ही दिलदोज वाक़ा है। जिन लोगों ने ये किया, जाहिर सी बात है मिलिटेंट्स ने ऐसा किया, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। छुप के उन्होंने हमला किया और आर्मी जवानों को ख़त्म किया। लेकिन ये चेतावनी देता है उन फोर्सेस को जो एंटी मिलिटेंसी यहाँ काम कर रहे हैं कि ऑल इज़ नॉट ओवर। मिलिटेंसी यहाँ ऐसी है कि मिलिटेंट्स आर कैपेबल टू अटैक। लिहाजा ये कहना कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है, जिसका दावा हमारे लोग कर रहे हैं, शायद उनको अपनी पॉलिसी पे रिथिंक करने की ज़रूरत है। मिलिटेंसी अभी यहाँ है एंड दे आर कैपेबल टू अचीव देयर टारगेट्स। कठुआ में, डोडा किश्तवाड़ में मैं सेक्टर कमांडर रह चुका हूँ। रजौरी, पुंछ में मैं जीओसी रोमियो फोर्स था 2004-2005 में। तब मेरे पास 18 पलटनें थी और हमने वहाँ टेररिस्ट की गर्दन मरोड़ दी थी। बिल्कुल शांत करके मैं उस इलाके को आया था। मुझे बड़ा फक्र है, बड़ा गर्व है कि मेरे 1.5 साल के अंदर वहाँ पे आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी। मेरा सिंपल सीधा सवाल, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। What do they bloody need a ceasefire for? अब समय आ गया है साहब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कहीं छठी का दूध याद आ जाए, और हमारी फौज कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोगे, भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। वो 4 बड़ी बातें आपको सुनाई हमने। 4 जो अलग अलग फील्ड्स में काम करने वाले लोग हैं। एक जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला हैं, एक साबिक नायब वज़ीर आला हैं। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बरसों तक खिदमात अंजाम देने वाले मेजर रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब, वो अपना ओपिनियन रख रहे थे। और बाकी तमाम लोग भी जो जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल को जानते हैं, जम्मू कश्मीर को की जो जोग्राफ़ी है, जम्मू कश्मीर की जो तारीख है, जो टोपोग्राफी जिन एरियाज़ के जहाँ पर इन दिनों हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा, इन सारे एरियाज़ को देखते हुए आज कम से कम ये जो उनका मशवरा है, उनके मुताबिक सूरत हाल को अगर बेहतर करना है तो अब एग्रेसिव जवाबी कार्रवाई या फिर मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के बाद शायद ये सूरत हाल जो आज आप देख रहे हैं इससे बाहर निकला जा सकता है। रही बात आज के हमले की, तो 5 जवानों की जान इसमें चली गई। कुल मिलाकर आप देखेंगे 5 एहलकार जो जख्मी हैं, जो मैंने शुरुआत से बताया कि इनमें से भी 3 की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। जून और जुलाई का महीना वैसे भी जम्मू कश्मीर के लिए कोई अच्छा नहीं गुजरा, और पिछले 3 वर्षों में जम्मू सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा इस तरह की वारदातें या इस तरह के हमले, जिनमें अगर किसी ज़िले को या 2 अजला को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया तो एक राजौरी और पुंछ का था। 71 दिनों में 9 हमले जम्मू सूबे के अंदर हो चुके हैं। आप मई जून से शुरुआत करेंगे तो अब तक की ये सारी सूरत हाल और मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। पुंछ के अंदर 4 मई, डोडा के अंदर
पहला 12 जून को, दूसरा हमला 12 जून को, तीसरा 26 जून को और फिर एनकाउंटर होता है। 3 मिलिटेंट यहां मारे भी गए। राजौरी के अंदर 7 जुलाई को हमला हुआ, यहां पर भी लोग मुसलसल इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जा रही थी, जवाबी कार्रवाई भी हुई। रियासी के अंदर 9 जून, उधमपुर के अंदर 28 अप्रैल, कठुआ के अंदर पहला 11 जून को, दूसरा 18 जुलाई को और 8 जुलाई, 7 जुलाई, 26 जून, 12 जून, 11 जून, 9 जून, 4 मई और 28 अप्रैल। और अभी तक की जो सूरत हाल है उस पर हम सबकी नजर रही है। तमाम इलाकों को मुसलसल हमने कवर भी किया है। जरा इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं और आज हमारी खुशनसीबी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिका रियासत के साबिक पुलिस सरबराह जनाब कुलदीप कुमार खुड्डा साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, और ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी आप वक्त देते हैं। एक बार फिर से इजहार तशक्कुर। मैं शुरुआत ज़रा इस करंट सिचुएशन से ही करूंगा। आपने भी मुश्किल वक्त में काम किया जब मिलिटेंसी पीक पर थी और किसी एक एरिया नहीं, साबिका रियासत के अंदर चैलेंजेस ज़रा मुख्तलिफ नज़र आते थे, लेकिन हालात इससे भी बदतर। आज अगर एक प्रोविंस की बात हो रही है तो तब पूरी स्टेट की बात होती थी। दोनों जगहों पर बड़े चैलेंजेस थे। बीच में कुछ हद तक हमने देखा हालात बहुत हद तक ठीक हुए, चीज़ें सुधरी, अचानक से फिर से हमले शुरू होते हैं और अभी 3 साल पूरे हुए भी नहीं कि 43 जवानों को हमने खोया इन 3 वर्षों के दौरान। कैसे ओवरऑल कुलदीप साहब आप इस सूरत हाल को देख रहे हैं, मुशाहिदा कर पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में एक साफ बदलाव आया है। वो कश्मीर को छोड़ के जम्मू एरिया में फोकस कर रहे हैं और इंसिडेंट कर रहे हैं, चाहे वो आपने बताया राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर जी, कालाकोट, इन जगहों पे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं और आपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हुआ उसका भी हवाला दिया। और ये नंबर जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमने काउंटर मेजर्स कैसे लेने हैं उसको तफसीलन देखना है और इनको इम्प्लीमेंट भी फ़ौरन करना है। लेकिन पहले ये देखना है कि इसकी वजूहात क्या है। जी, वजूहात ये है कि पाकिस्तान की जो अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, वो थोड़ी बहुत सेटल हो गई है। IMF ने कुछ एड दिया और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अब थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है और इसलिए उन्होंने कश्मीर का एजेंडा अब फिर ज़ोर शोर से शुरू कर दिया है। उसके लिए जो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी और ISI मिलकर जो काम कर रहे हैं उसमें तेज़ी ला रहे हैं। वो तो पार की बात हुई। हमारी साइड से देखने वाली ये बात है कि अगर राजौरी, पुंछ और कठुआ में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक बात बड़ी क्लियर है कि ये इन्फिल्ट्रेशन का ही नतीजा है। हम इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। जी, कोई बार टेंडेंसी ये रहती है कि उसमें एक शक पैदा करते हैं कि पता नहीं कहाँ से आए, बॉर्डर से आए, कहीं इनर एरिया से आए। अल्टीमेटली तो जिस हिसाब से जो पैटर्न है इंसिडेंट्स का, उससे एक बात बिल्कुल जाहिर है, कोई भी प्रोफेशनल बता सकता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन का नतीजा है। इसलिए हमने पहली बात तो ये है कि बॉर्डर्स पे हमने अपनी चौकसी कैसे बढ़ानी है, उसमें जो मॉडर्नाइजेशन करनी है, डिटेक्शन मैकेनिज़्म के लिए जो जो गैजेट्स लगाने हैं, चाहे वो नाइट विजन डिवाइसेस हो, चाहे वो इंफ्रारेड कैमरास हो, चाहे वो ऐसे एरियाज़ को कवर करना हो जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है जहाँ से टेररिस्ट घुस के आते हैं, चाहे वो टनल्स के ज़रिए अगर आते हैं, चाहे वो आर्म्स एम्यूनिशन ड्रोन्स के ज़रिए भेजते हैं। लेकिन एक बात जो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि एक जो टेंडेंसी आई है हमारे जवानों में, वो मोबाइल फ़ोन का बहुत इस्तेमाल करते हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि कहीं क्रूशल पोस्ट्स पे भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखे जाते हैं। तो जाहिर है कि अगर बॉर्डर पे हमारे बहुत चौकसी की ज़रूरत है, अगर उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन भी है तो उसका अटेंशन बार बार डाइवर्ट हो सकता है। जी, इसलिए हमने ये भी देखना है कि उनके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं क्या वो रखना ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट तो बहुत सारे हैं वो फोर्सेस के पास। मोबाइल फ़ोन आने से पहले भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो था, वायरलेस इक्विपमेंट, वो काम देता है। तो हमने ये देखना है कि कहीं अपने जवानों की कोई लापरवाही तो नहीं है जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो कुलदीप साहब, ओवरऑल मैं आपके तो पहले साथ में जवाब हमने का निचोड़ ये निकालूं कि पाकिस्तान ने हिकमत अमली तरतीब की और हमारी जो टैक्टिक्स थी उसके 100% मस्बत नताइज नहीं आए अभी तक।
जी हाँ, कि उसके नताइज तो 100% तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान अब इसमें कामयाब हो रहा है जी। कि वो ऐसे एरियाज में घुस रहा है कि जो अब तक मिलिटेंसी वर्चुअली फ्री थे और जहाँ पे कोई मिलिटेंसी के इंसिडेंट नहीं होते थे। जब मिलिटेंसी पीक थी कश्मीर में 2000 में 2001 में, तो जम्मू में इन एरियाज में, कठुआ एरियाज में खास कोई इंसिडेंट नहीं होते थे जी। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये हमारी कोई ज़बरदस्त नेग्लिजेंस है, बल्कि इसमें यह है कि पाकिस्तान ने उन एरियाज़ में जाना शुरू कर दिया जहाँ पे वो पहले नहीं जाते थे, और जहाँ पे वो सरप्राइज एलिमेंट अपने पास रखते हैं कि ये वाला इंसिडेंट जो हुआ जिसमें 5 आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, इसमें भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ उन्होंने अपने पास रखा। एक ऐसी जगह को चुना जहाँ पे वो डिटेक्ट नहीं हो सकते, ऊंचाई की जगह पकड़ी, पहले ग्रेनेड फेंक और फिर फायरिंग की। नतीजे में एक तौर पे कि बस जो थी वो शिकार हो गई इसमें, और वो रिटेलिएट उतना नहीं कर सके जितना वो एक्सपेक्टेड था जी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमने ये भी कुलदीप कुमार खुड्डा साहब, साबिक पुलिस सरबराह, राब्ता इनसे मुनक़ता हुआ, दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आप देखेंगे जो सूरत हाल इस वक्त है, और ये तस्वीरें कल की हैं। मैं तमाम उन केसेस की या इस तरह की जो वारदातें अंजाम दी गई हैं साल 2021, 22 और 23 में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद 24 आते आते मज़ीद इन वाक़यात में इजाफा देखा गया। थोड़ा सा पीछे और चलेंगे तो एक अंदाज़ा ये भी होता है कि इन 3 वर्षों में या 70 दिनों के दौरान, मैं जो शुरुआत से बता रहा था कि 70 दिनों में 9 अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं। और इसमें एक बार आज वाले इस हमले की जो तस्वीरें आपके सामने हैं, इसकी जो तफसीलात हैं, अनंत सिंह JCO जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जिनको हमने खोया है, हेड कांस्टेबल कमल सिंह है, आदर्श नेगी हैं, राइफलमैन हैं, विनोद सिंह नाइक हैं, राइफलमैन अनुज सिंह है। इसके अलावा 5 जवान जख्मी हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दोबारा हमारे साथ राब्ता थोड़ी देर पहले मुनक़ता हुआ था, दोबारा राब्ता बहाल हुआ है कुलदीप साहब से। ज़रा दोबारा उनके पास चलते हैं। कुलदीप साहब, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनका ये ख्याल है कि अवाम और पुलिस के दरमियान जो राब्ता पहले जिस हिसाब से होता था, शायद उसका भी थोड़ा सा फुकदान है या कम हो गया है, और नतीजा इसका यह है कि सरहद पार से जो स्ट्रेटजीज बनती है, जो नापाक अज़ाइम का मंसूबा बनता है, जो मन चाहा वो विद इन डेज हो जाता है। देखिए, जब इन्फिल्ट्रेशन उरूज पे थी तब हमने बॉर्डर पोस्ट्स कायम किए थे। तमाम ऐसी जगहों पे पुलिस तैनात हुई थी बॉर्डर एरिया में जहाँ पे वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती थी। उनका प्राइमरी काम ये था कि वो डिटेक्ट करे कोई अनजान आदमी, कोई ऐसा आदमी वहाँ एरिया में तो नहीं घूम रहा है जो गाँव वालों को पहचान में नहीं है। गांव वालों की हमने ये दिक्कत देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगर उनके साथ कोई पुलिस वहाँ पे नहीं हो जहाँ पे वो इतला कर सके बॉर्डर एरियाज़ में, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ में पुलिस की प्रेजेंस बड़ी कम है, और जो BSF है या आर्मी है वो अपने पोस्टों में रहते हैं बिल्कुल फ्रंट में, वहाँ पे भी वो लोग नहीं जा सकते हैं। तो उनके पास कोई राब्ता नहीं है कि कहाँ पे वो जाए। अगर वो किसी अनजान आदमी को या सस्पिशियस मूवमेंट को देखे जी, तो बहुत बार वो देख के भी ये ख्याल करते हैं कि शायद ये ना हो। लेकिन अगर पुलिस प्रेजेंस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हो तो तब उनका इजी एक्सेस रहता पुलिस के पास। तो जब वो कहीं भी कोई ऐसी मूवमेंट देखेंगे या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखेंगे या कोई अनजान आदमी किसी घर में देखे किसी ने पनाह दिए हो, तो वो पुलिस को अपने तरीके से फ़ौरन रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो बॉर्डर पुलिस पोस्ट एस्टैब्लिश हुई थी, 200 से ज़्यादा हुई थी जम्मू एरिया में एस्टैब्लिश, वो वक्त के साथ साथ जब हालात ठीक होते गए वो डाइल्यूट होते गए और फिर बंद भी हो गए। अब स्टेट गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पे यूटी गवर्नमेंट ने फिर एक बिल्कुल कुछ दिन पहले इसकी तस्दीक पुलिस सरबराह की तरफ से फिर से की गई। RR सोहेन साहब कह रहे थे कि बॉर्डर पुलिस पोस्ट दोबारा से हम कर रहे हैं, इस पर काम हो रहा है और तैनाती भी अमल में लाई जा रही है, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी इसमें बड़े सख्त ऑर्डर्स थे। लेकिन इसका क्या मतलब है कि जो आप कह रहे हैं पहले थे, बीच में हटाई गई, फिर से दोबारा, तो मतलब ये समझें कि इन्फिल्ट्रेशन दोबारा से बढ़ी है, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हुई है। और ये जो बीच बीच में बयानात भी आते हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ भी और फौज भी कई बार कंफर्म करती है कि नंबर ऑफ फॉरेन टेररिस्ट इतना है एक प्रोविंस के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या पीर पंचाल के अंदर, चिनाब वैली के अंदर। पिछले दिनों भी इसी तरीके से बयानात आए। तो क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स होता है, या ये भी मानकर चलें कि इन्फिल्ट्रेशन वाकई में पहले के मुकाबले बढ़ी है, फिर से इजाफा अचानक देखा गया,
फिर से महसूस होने लगा कि बॉर्डर पोस्ट आपके लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, दोबारा से इनको जैसे पहले आपके मुताबिक हुआ करती थी वैसे फिर से लगाई जाए? देखिए, ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपने देखा है कि ये आमतौर पर बॉर्डर एरियाज में है। जो रियासी में थोड़ा अंदर इंसिडेंट हुआ वो भी राजौरी के बगल में ही है, राजौरी के बॉर्डर पे है वो। और कठुआ का जो एरिया है वो बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आगे चल के वहाँ पे अपर रीचेस में वो रास्ता डोडा की तरफ जाता है। और पीछे जो किश्तवाड़ वगैरह में डोडा एरिया में इंसिडेंट हुए वो भी यही ग्रुप था जो कठुआ से इन्फिल्ट्रेट होकर अंदर आए थे जी। तो इसलिए हमने, एक तो बॉर्डर पुलिस पोस्ट की बात हो रही थी, दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो अंदर हमारे जंगल है, फॉरेस्ट एरियाज हैं, वहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन है और हर एक कंपार्टमेंट का एक फॉरेस्ट गार्ड इंचार्ज है। जब कौमी सलामती की बात आती है तो हर एक आदमी का फ़र्ज़ है, ख़ासतौर पे जो गवर्नमेंट में हो, कि वो ऐसे कामों में अपना हाथ बटा ले जिससे लोगों की सुरक्षा में इजाफा हो जाए। तो इसलिए हर कंपार्टमेंट के फॉरेस्ट गार्ड जो है वो अपने फॉरेस्ट एरिया में घूमते रहते हैं। उनकी भी ये बेसिक ड्यूटी होनी चाहिए जहाँ पे वो अपना काम करते हैं, और साथ में अगर कोई भी ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट देखेंगे या कोई सस्पिशियस आदमी देखते हुए देखेंगे तो वो फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए। उनके पास भी कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत ये बात है कि वहाँ पे विलेज डिफेंस ग्रुप्स जो कायम किए गए हैं उनको मजबूत किया जाए। जो बाकी जो गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे तैनात हैं इन फॉरेस्ट एरियाज़ में या दूर दराज एरियाज़ में, उनको भी इंटीग्रेट किया जाए सिक्योरिटी अपरेटस में इनडायरेक्टली, ताकि वो एक हेल्पिंग हैंड का काम कर सके जो हर शहरी का एक फ़र्ज़ है। तो इसलिए इसमें एक ब्रॉड स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। और साथ में हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान को कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आता है। अगर हमारा मुल्क एक अब बहुत आगे बढ़ चुका है इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, तो एक बड़े मुल्क की एक निशानी यही है कि अगर कोई पड़ोसी मुल्क उस पर बार बार ऐसी हरकतें करे जहाँ पे उनके लोगों की सुरक्षा पे एक हर बार एक सवालिया निशान आ जाता है, खतरा बढ़ जाता है, तो तब उनको अब कोई हद भी होती है ना, कोई मुकाम आता है ऐसा कि जहाँ पे रिटेलिएशन कार्रवाई ऐसी। अच्छा, ये जो इकदामात किए गए रिटेलिएट करने के लिए, उसमें हमने टैक्टिक्स ऐसी भी बनाई, विलेज डिफेंस ग्रुप्स बनाए, जिसमें हमने देखा कि लोकल लेवल पर जो काम करने वाले लोग हैं, सपोर्ट है या ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज़्यादा फोकस हुआ। क्या ये काफ़ी है जिस हिसाब से इस बार लोकल सपोर्ट लेने की कोशिश हुई, या कहा गया कि अब जितने लोग पुलिस में भर्ती होंगे, पिछले दिनों कांस्टेबल्स भर्ती हुए तो पास आउट होने के बाद सीधा उनको इसी तरह के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व कर दिया गया? क्या ये टैक्टिक बहुत हद तक सही है कि लोकल सपोर्ट भी, वीडीजीज भी, जो आप कह रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड्स को भी, बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए, और फिर पुलिस अथॉरिटीज़ के मुताबिक जिन लोगों को हाल ही में भर्ती किया गया, एसपीओज की मजीद भर्ती की जा रही है, उन एरियाज में लगा देना जहां पर सबसे ज़्यादा खतरात हैं, सीधा जाकर? ये टैक्टिक्स किस हद तक कामयाब आइंदा दिनों में रहने वाली हैं आपकी नज़र में? देखिए, इसके नतीजे तो मुफीद निकलेंगे जी, लेकिन ये एक ही पहलू हमने नहीं देखना। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना चाहिए। एक तो बॉर्डर डिफेंस को बढ़ाना है, सेकंड लाइन ऑफ सिक्योरिटी उसमें बढ़ानी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ाना है कि टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस जब तक ना हो तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक वो कहीं आपको ज़्यादा हद तक नहीं ले जा सकती है। और साथ में जो रेयर एरियाज़ हैं, जो डीप एरियाज़ हैं, उसमें हमने जो बाकी लोगों को इन्वॉल्व करना है, एक नेटवर्क बनाना है, ताकि कोई भी दुश्मन की कोई मूवमेंट अगर हो वो फ़ौरन नोटिस में आ जाए, उस पर काउंटर कार्रवाई हो जाए, तो तब ये इस पे बात बन सकती है। और साथ में पाकिस्तान को कैसे डील करना है वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है। एक चीज़ पहले समझ में आती थी, जब जम्मू प्रोविंस को हम देखते थे कि यहाँ पर मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिशें सरहद पार से हुई, तो राजौरी पुंछ फिक्स थे, और 2 साल में सबसे ज़्यादा नुकसान भाटादूड़ियाँ, कंडी बेल्ट के अंदर, बालाकोट सेक्टर के अंदर, मंजाकोट के अंदर और आसपास के इलाकों में नुकसान हमने उठाया। लेकिन अचानक से इंटीरियर्स के अंदर आ जाना, अब तो एक लाइन सी बन गई है। रियासी से शुरू किया, राजौरी से रियासी पहुंचे, फिर उधमपुर, एक वीडीजी का कत्ल कर दिया गया, फिर यहाँ से सांबा की तरफ बढ़े, वहाँ पर एक हलचल हुई, फिर कठुआ के अंदर बैक टू बैक एक हफ्ते में 2 ऑपरेशंस, और बल्कि उधमपुर के अंदर, फिर वहाँ से होते हुए कठुआ, और आज जो हुआ वो भी कठुआ के अंदर। एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल से शुरू हुआ था, अब इंटरनेशनल बॉर्डर वाली साइड से इंटीरियर। इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान हमारी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। वो जहां हमारा सिक्योरिटी फोर्स प्रेजेंस कम है, जहां पे हमारा सिक्योरिटी ग्रिड
डाइल्यूटेड है या वीक है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इनको बड़ी मुक्की खानी पड़ी, वहाँ पे टेररिस्टों का सफाया हुआ और उनका वहाँ पे बचना मुश्किल हो गया और वहाँ ऑपरेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए वो ऐसे एरियाज़ की तरफ अपना फोकस कर रहे हैं जहाँ पे वो इस टाइप की कार्रवाई जैसे उन्होंने कुठवा में कल कर दी, उस टाइप की कार्रवाई कर सके, या रजौरी पुंछ में भी पहले की या बाकी एरियाज़ में, जम्मू एरियाज़ में की है। तो इसलिए क्लियर बात है कि वो कश्मीर में से प्रेशर हटा के, जी, जो फोर्सेस का प्रेशर है उसको हटा के उसको जम्मू की तरफ डाइवर्ट कर ले, जम्मू में एक्शंस कर ले, और अगर कश्मीर से फोर्सेस डाइल्यूट होकर जम्मू की तरफ डाइवर्ट हो जाए फिर वो कश्मीर में दोबारा कर सकते हैं। ये एक बड़ी पुरानी टैक्टिक्स है, जैसे पहले लद्दाख में भी इंसिडेंट हुआ और वो चाइना ने मदद की पाकिस्तान की, वहाँ पे उन्होंने गलवान वगैरह में इंसिडेंट्स किए, उसके नतीजे में रजौरी पुंछ से कुछ फोर्सेस डाइल्यूट होके लद्दाख में डिप्लॉय की गई और उन्होंने उसके बाद अब पुंछ रजौरी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इसी तरह कश्मीर में उनको ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स आ रही है टेररिस्ट्स को, उसको दोबारा चालू करने के लिए वो जम्मू में इंसिडेंट करना चाहते हैं ताकि फोर्सेस की मूवमेंट इधर हो जाए, कश्मीर में डाइल्यूशन हो जाए सिक्योरिटी ग्रिड का, और कश्मीर में वो दोबारा एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, ये जो जम्मू वाला आप कह रहे हैं कि जम्मू शिफ्ट हुआ है, इस पर मेरा एक और सवाल है और इसके दो नुकात हैं, पार्ट 2 हैं। एक ये कि कश्मीर के मुकाबले जो आप भी कह रहे हैं कि जम्मू के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है, तो यूनिफाइड कमांड या फिर जो हिफाजती दस्ते हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज, नंबर 1। नंबर 2, जो जहन बदलने की एक कोशिश थी, उसके बावजूद भी मुट्ठी भर लोग जो इस तरह के मुल्क दुश्मन अनासिर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये वाकई में एक संगीन खतरा है जो 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट अब जम्मू प्रोविंस के मुतासिर हो रहे हैं। देखिए, कोई अगर ये कहे कि टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके फिर वो जंगल में घूम सकता है अपनी मर्जी से जी, या वो छुप सकता है, वो पॉसिबल नहीं है जब तक उसको लोकल सपोर्ट ना हो। लोकल सपोर्ट के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि उसके साथ कोई गाइड हो जो उस एरिया को जानता हो, जो उनको पनाह दे रहा हो। हम कहते हैं कई बार कि केव में ठहरते हैं, जंगल में ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं है, लेकिन उसको खाना पीना भी है, तो खाना पीना कौन देता है? उसको रास्ते का कोई पता नहीं है, कौन उसको इन्फिल्ट्रेट करवा के फिर ऑल द वे कुठवा के जंगलों से होते हुए उधर डोडा एरिया में, किश्तवाड़ एरिया में या भद्रवाह एरिया में पहुंचाता है जी। तो ये मूवमेंट जो है, और साथ में मैं एक और बात एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि अब जो इंसिडेंट्स हुए हैं या पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है कि जम्मू इन्वॉल्व हो जाए, उसके नतीजे में अब पाकिस्तान ने ये भी एक स्ट्रेटजी बनाई है कि वो जम्मू के ऐसे एरियाज़ को चुन ले जहाँ पे वो लोकल रिक्रूटमेंट इंटू टेररिस्ट रैंक्स वो उसमें इजाफा कर सके। उसमें टारगेट एरिया उनका अब पुंछ, रजौरी, गूल और डोडा के कुछ एरियाज़ है, जैसे बानहाल और या कुठवा में बनी एरिया। वहाँ से वो अपने जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो उनके गाइड्स हैं, जो उनका लोकल सपोर्ट है उन एरियाज़ में, उनके ज़रिए उनका नेक्स्ट प्लान है कि जम्मू एरियाज़ में भी लोकल रिक्रूटमेंट टेररिस्ट रैंक्स में की जाए ताकि जम्मू में हालात डिस्टर्ब हो जाए और कश्मीर से प्रेशर थोड़ा कम हो जाए और जम्मू में भी को इन्वॉल्व करेगा और साथ में कश्मीर को भी फिर इन्वॉल्व कर ले। इसलिए हालात जो है वो हमने लाइटली नहीं लेने चाहिए। हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि इंसिडेंट हो गए अब दोबारा नहीं होगा उस एरिया में, वो दूसरे एरिया में जाएगा। ठीक है, मैं एक और पॉइंट आपसे इस पर जवाब लेना चाहूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इन दिनों सबसे ज्यादा इस पर बहस मुबाहिसा हो रहा है, वो है कि कानून जो है उसके तहत भी बड़ी सख्ती हो रही है। हमने PSA लगा के देख लिया, हमने अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट लगा के देख लिया। पिछले दिनों पुलिस सरबराह की जानिब से कहा गया कि लीगल एक्सपर्ट्स के साथ हम मुशावरत कर रहे हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द इन क्रिमिनल लॉज के अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर एनिमीज एजेंट्स एक्ट की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ये इतना सख्त कानून जिसमें या तो उम्र कैद या सजाए मौत का सीधा प्रोविज़न है, इन सख्त सजाओं, सख्त कवानीन के नफाज के बाद ये जो चीज़ें कंट्रोल में करने की कोशिश हो रही है वाकई में हो पाएंगी? देखिए, एक तो नए कानून लागू हो गए 1 जुलाई से, उसमें काफ़ी प्रावधान है जिसके तहत मुल्क दुश्मन अनासिर को सख्ती से निपटा जा सकता है। साथ में ज़रूरत इस बात की है कि हम एनिमी एजेंट एक्ट जो है या जो उसमें प्रावधान है, ऐसे प्रावधान जो अब नए क्रिमिनल एक्ट में भी आए हैं,
जी। उनको हमने कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए या उसका इस्तेमाल हर टाइम करना चाहिए जहाँ पे कोई भी आदमी, जहाँ पे प्रूव्ड केस हो कि वो मुल्क दुश्मन की कार्रवाई कर रहा है, उसमें लागू करना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर कोई आदमी ऐसे टेररिस्ट को गाइड कर रहा है, पनाह दे रहा है, उनको रास्ता दिखा रहा है और उसके नतीजे में हमारे बहादुर जवान शहीद होते हैं मुल्क की सलामती के लिए, शहरियों की जान बचाने के लिए, उस आदमी को उम्र कैद या सजाए मौत भी हो जाए वो कम है, उसमें कोई रियायत नहीं बख्शी देनी चाहिए। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ज़्यादा सख्त कानून तो नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो दूसरे की मदद कर, जो दुश्मन की मदद करता है आम शहरी की और फौज, हमारी फ़ौज के जवानों की जान लेने में। इसलिए ऐसे आदमी को कानून के तहत सख्त से सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए और बहुत सख्ती से डील करना चाहिए। इसमें दो सोच नहीं होनी चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए कि उसमें एनिमी एजेंट्स एक्ट लागू किया जाए या नहीं किया जाए, उसमें लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, एक दो मैं छोटे छोटे सवाल और लूंगा और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है, फौज ने भी अपने लेवल पर काम किया है, पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स कर चुकी है, लेकिन इन रिफॉर्म्स के बीच क्या वाकई में एक चैलेंज ये बन गया है कि कल तक जो रेडियो सेट्स के थ्रू बातचीत होती थी, अगर कहीं इन्फिल्ट्रेशन होती थी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेक्ट हो सकती थी, लेकिन दौरे हाजिर में जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि आज मोबाइल के थ्रू कॉन्स्टेंट टच में जो लोग इस तरफ सरहद के आते हैं वो पार राब्ते में रहते हैं, तो उनकी बातचीत जो है वो डिटेक्ट भी नहीं हो पाती, चीज़ों का पता भी नहीं चलता बातचीत हो क्या रही है। इज इट अ बिग चैलेंज फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए वाकई में आज के दौर में जितनी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि चीज़ों को कर्ब किया जाए, लेकिन जो उस तरफ से इंट्रोडक्शन हो रही है वो भी बहुत मुश्किल हालात की तरफ ले जा रहा है? देखिए, वो चैलेंज तब तक है जब तक हम उस चैलेंज को मीट करने के लिए अपनी तैयारी ना हो। अगर उसकी तैयारी हमने की हो तब वो चैलेंज नहीं रहता। आपने देखा होगा अभी जो पैलेस्टाइन इजराइल का वॉर चल रहा है उसमें जो मिसाइल्स दागी जाती है उनको मिड एयर ही ख़त्म किया जा रहा है। 90-95% मिसाइल्स तो मिड एयर में उनको ख़त्म किया जाता है। तो ये जो मोबाइल्स का इस्तेमाल होता है या बाकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो टेररिस्ट यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए डिवाइसेस हैं डिटेक्ट करने के लिए, फ्री टू एयर जो डिटेक्शन है जी। तो उस इक्विपमेंट को अगर बढ़ाया जाए, उसको उस तमाम पोस्टों पे जो क्रूशल पोस्ट है, ख़ास तौर पे बॉर्डर पे, वहाँ पे दिया जाए और उनके ज़रिए उसको डिटेक्शन करने के लिए उसके लिए प्रावधान हो, उसके लिए मुनासिब चाहे मैन पावर हो चाहे इक्विपमेंट हो वो दिया जाए और ट्रेन मैन पावर हो जी। तो चैलेंज मीट हो सकता है। ये फिर चैलेंज नहीं रहता है। चैलेंज तब तक है अगर हम उसके मीट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि जो बॉर्डर हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोका जाए। दूसरा, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या करना है। अंदर जो लोग हैं जो उनको मदद कर रहे हैं उनको कैसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उनको कैसे डिटेक्ट किया जाए। जो टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो कंबाइंड इफेक्ट है जी, जो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। हमने देखा है कि जब हम टेक्निकल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस से एक इंटीग्रेट कर ले तो पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके तहत सर्जिकल ऑपरेशंस कश्मीर में हुए हैं जहाँ पे कोई कोलेटरल डैमेज भी नहीं हुई है। तो उस टाइप के ऑपरेशंस की ज़रूरत है। साथ साथ में हमने ये भी देखना है कि जो हमने जवान, आफ्टर ऑल हर मशीन के पीछे जब तक एक काबिल आदमी ना हो तब तक वो उस मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो बॉर्डर पे हमारे लोग डिप्लॉयड हैं, क्या वो फुली इक्विप्ड हैं, क्या वो फुली ट्रेंड हैं और क्या वो पूरी मुस्तैद से ड्यूटी अपनी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उनको जैसे मैंने कहा कोई ऐसे इक्विपमेंट उनके पास तो नहीं, पर्सनल इक्विपमेंट जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह जिससे उनका डिस्ट्रैक्शन रहता है, जिस पे वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त बिताते हैं और बॉर्डर की निगरानी पे कम ध्यान देते हैं। क्या उस टाइप का तो नहीं है कोई चीज़ें। तो ये चीज़ें सब हमने तमाम अफसरों ने देखनी है। एक फाइनल कमेंट आपसे मैं कुलदीप साहब लेना चाहूँगा, वो कि बड़ी मुश्किल हालात में सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तरका ऑपरेशंस करती हैं, फौज भी होती है, सीआरपीएफ की भी मदद ली जाने लगी और
फ्रंट पर इस बार रोल जो है वो निभाना पुलिस को भी करना पड़ रहा है। लेकिन इस दौरान एक और बड़ा चैलेंज वो है नार्को टेरर का, और हर गुजरते दिन के साथ कार्रवाइयां हो रही हैं, तो वो जो एक एक्स्ट्रा चैलेंज है, काम शायद बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पहले के मुकाबले उस वजह से भी बढ़ गया है, वो एक बड़ी परेशानी है वाकई विद इन फोर्स के आपको एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन नार्को टेरर जो एक नई लड़ाई शुरू हुई है, पहले कैश वेपन्स वगैरह ज्यादा आते थे, अब ये भी आने लगा है, तो एक बड़ी परेशानी ये भी हो रही है। देखिए, नार्को टेररिज्म जो है वो टेररिज्म को बढ़ाने में बहुत मदद करता है जी। एक तो ये फंडिंग जनरेट करता है टेररिस्ट को चलाने में, जो उनका पैसा यहाँ पे खर्च होता है, जो यहाँ पे उनको अपने उनके जो लोग हैं यहाँ पे ऑर्गन वर्कर या उनके काम करने वाले, उनको पैसा देना पड़ता है। जो टेररिस्ट आते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह उनको यहाँ भेजने में उनको भी पैसा उन पर खर्च होता है। जो बाकी इनका पैरेफेरलिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में है चाहे वो पाकिस्तान में है, उन पर खर्चा आता है। तो ये जब ड्रग्स की जो साथ साथ में ये ट्रेड चलाते हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI इसके लिए माना हुआ है, दुनिया में वो मशहूर है कि नार्को टेररिज्म में ड्रग्स में डील करते हैं, वो फंड्स उसे जनरेट करते हैं। तो उसमें एक जो फंडिंग होता है टेररिज्म का, एक ऑक्सीजन का काम करता है। तो ये ऑक्सीजन उनको बदस्तूर चालू है। दूसरा ये है इसका नार्को का जो ड्रग्स का जो मीनेस है, इससे हमारे हाइब्रिड टेररिस्ट पैदा हो गए हैं। जो टेररिस्ट है जो नशे का आदी है जी, उसको पैसे की ज़रूरत होती है, उसको टारगेट देते हैं, जी ये पिस्टल ले लो, फलानी को मार दो उधर, और उसके बारे में आपको पैसा दिया जाएगा, आपको ड्रग दिया जाएगा। वो एक और मीनेस है। तो नार्को टेररिज्म जो है, और इसका इस्तेमाल जो अनडिटेक्टेड कई बार आता है, आपने देखा होगा बहुत से ड्रोन्स पकड़े गए जिनके थ्रू ड्रग्स भेजे जाते थे, जो पंजाब से भी भेजे गए, जम्मू कश्मीर से बॉर्डर से भी भेजे गए। लेकिन हमने ये भी साथ में समझना है कि अगर कुछ क्वांटिटी पकड़ी गई, उसका 10 गुना क्वांटिटी बिना डिटेक्शन के आया होगा, क्योंकि ऐसी जो कैच है ड्रोन्स के ज़रिए, जब तक हमारे पास फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं हो ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का, जैसे इजराइल ने अपना सिस्टम रखा है, जो हमस से उनको मिसाइल्स आती थी उनको रास्ते में इंटरसेप्ट करते थे, इसी तरह अगर बॉर्डर पे कोई ड्रोन आ जाए, क्या हमारे पास वो मैकेनिज्म है कि हर एक ड्रोन इंटरसेप्ट होगा? नहीं है अभी हमारे पास। वो बहुत काम करने की जरूरत है। कुलदीप कुमार खुड्डा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और जो अहम तरीन सवालात हमारे थे उनका जवाब दिया। और चलते चलते जरा खबर डोडा से, क्योंकि एक ऑपरेशन चल रहा है डोडा के अंदर, जहां पर इस वक्त कार्रवाई शुरू हो गई है और फोर्सेज और मिलिटेंट 2 के दरमियान झड़प की इतलात मौसूल हो रही है। घड़ी भगवा का इलाका है, फायरिंग की इतलात मौसूल हो रही है और दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हो रहा है। कठुआ के अंदर 20 घंटों से ऑपरेशन जारी है, वहीं डोडा के अंदर भी भगवा इलाके में इस वक्त फायरिंग की इतलात मौसूल हो रही है। चलिए 5 के पंच में मेरे साथ इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, अब देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।